हेलो स्टूडेंट्स। इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में हमने बात की थी रिलेशनल मॉडल के बारे में, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन टू रिलेशनल मॉडल पढ़ा, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ रिलेशनल मॉडल पढ़ा और बेसिक टर्मिनोलॉजी एसोसिएटेड विद रिलेशनल मॉडल लाइक रिलेशन, एट्रीब्यूट, टपल, कार्डिनलिटी, डोमेन, रिलेशन स्कीमा, इन सभी टर्म्स के बारे में पढ़ा और प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिलेशंस और रिलेशनल स्कीमा क्या होती हैं उनके बारे में पढ़ा। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कीज़ के कॉन्सेप्ट के बारे में और इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट्स क्या होते हैं उनके बारे में। सो लेट अस स्टार्ट विद रिलेशनल कीज़। रिलेशनल कीज़ क्या होती हैं? जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, जब हम एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल पढ़ रहे थे तो हमने एक की एट्रीब्यूट की बात की थी। तो की एट्रीब्यूट क्या होता है? एक ऐसा एट्रीब्यूट जो हमारी जो एंटिटीज़ हैं उन्हें आपस में डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज़ करते हैं। लाइक हम स्टूडेंट्स की बात की हमने, तो स्टूडेंट्स जो हैं वो आपस में कैसे डिफ़र करते हैं, उनकी कई प्रॉपर्टीज़ सेम हो सकती हैं, बट वो अगर यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एनरोल होते हैं तो ऐसी कौन सी फीचर है जिसके बेस पे वो डिस्टिंग्विश होते हैं, जिसकी बेस पे हम उन्हें यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें, तो वो होता है उनका रोल नंबर या उनका रजिस्ट्रेशन नंबर या PRN नंबर जिसे बोलते हैं आप। वो एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो हर स्टूडेंट के करस्पॉन्डिंग डिफरेंट होगा, यूनिक होगा। मीन्स वो नल भी नहीं हो सकता, वो क्या होंगे? यूनिक होंगे हर स्टूडेंट के करस्पॉन्डिंग। तो एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल में हमने की एट्रीब्यूट की बात की थी, तो वो की एट्रीब्यूट यहाँ पर हम रिलेशनल कीज़ जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं उसी को ही डिनोट करता है। तो ER मॉडल को बेसिकली हम कंसेप्चुअल मॉडलिंग के लिए यूज़ करते हैं, जिसे हम अल्टीमेटली मैप करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे रिलेशनल मॉडल में, ताकि हम RDBMS की हेल्प से अपने उस डेटाबेस को मैनेज कर सकें। तो वहाँ पर जो की एट्रीब्यूट हमने स्पेसिफाई किया था वो यही की एट्रीब्यूट है। ठीक है, तो रिलेशनल की और प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिलेशन में भी हमने पढ़ा कि रिलेशन में कोई भी टपल्स क्या हैं? डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि अगर कोई डुप्लीकेट टपल हमने आइडेंटिफाई करनी है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमारे पास कुछ सेट ऑफ एट्रीब्यूट, वन या ज़्यादा भी हो सकते हैं, वो एट्रीब्यूट्स होने चाहिए जो उन टपल्स की यूनिकनेस को आइडेंटिफाई करने में हमारी मदद करें, हमारी हेल्प करें। ठीक है, तो वो जो रोल है वो कौन प्ले कर रहे हैं? यहाँ पर रिलेशनल कीज़ प्ले कर रही हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम 4 तरह की कीज़ पढ़ेंगे: सुपर की, कैंडिडेट की, प्राइमरी की एंड फॉरेन की। सुपर की क्या होता है? एन एट्रीब्यूट और अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज अ टपल विद इन अ रिलेशन। मीन्स एक एट्रीब्यूट या ऐसे सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स भी हो सकते हैं जो एक रिलेशन की किसी भी टपल को यूनिकली आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेंगे। वो क्या कहलाते हैं? वो एट्रीब्यूट या सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स क्या कहलाएंगे? सुपर की। तो सुपर की क्या है? यूनिकली आइडेंटिफाई करती है हर टपल को जो भी एक रिलेशन में एग्जिस्ट करती है। तो सुपर की में क्या है? आपके पास ऐसा भी हो सकता है कि एक एट्रीब्यूट एक टपल को यूनिकली आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर दे। कई बार ऐसा भी होता है कि एक एट्रीब्यूट नहीं कर पाता यूनिकली आइडेंटिफाई, तो हम कुछ सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स को कंबाइन कर लेते हैं और वो कम्बिनेशन में क्या करते हैं? हर टपल को यूनिकली आइडेंटिफाई करने में हमें मदद करते हैं। तो सुपर की में क्या है? हमारे पास एक एट्रीब्यूट भी हो सकता है, सेट ऑफ एट्रीब्यूट भी हो सकते हैं। लाइक आपको एक एग्जाम्पल दिखाते हैं। ये हमारी एक ब्रांच रिलेशन है। इसके ये एट्रीब्यूट्स हैं: ब्रांच नंबर, स्ट्रीट, सिटी और पोस्टल कोड। ठीक है, दीज आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ ब्रांच। अब यहाँ पर क्या है? अगर हम इसे देखें तो जो ब्रांच नंबर है वो हर टपल को यूनिकली आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, मगर सुपर की में क्या होता है? सुपर की में हम एक एट्रीब्यूट या सेट ऑफ एट्रीब्यूट भी लेकर चल सकते हैं। लाइक अगर हम ब्रांच नंबर के साथ स्ट्रीट नंबर भी अटैच कर दें
और इन दोनों के कम्बिनेशन से हम कहते हैं कि एक सुपर की बन रही है, तब भी क्या है, ये सारे रिकॉर्ड्स को आपस में यूनिकली आइडेंटिफाई करवाने में हेल्प कर रही है। मीन्स हर रिकॉर्ड क्या है, यूनिक पता चल रहा है इन दो एट्रीब्यूट के कम्बिनेशन से ही। अगर हम ये तीसरा एट्रीब्यूट इसमें की में ऐड कर दें तब भी एक सुपर की है। अगर हम पोस्ट कोड ऐड कर दें तब भी ये हर एक टपल को यूनिकली आइडेंटिफाई करवाने में हमारी हेल्प करेगी। तो ये एट्रीब्यूट सिंगल भी हो सकता है और सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स भी हो सकते हैं। फिर बात आती है कैंडिडेट की। ठीक है, तो कैंडिडेट की क्या होती है, ऐसी सुपर की, कैंडिडेट की इज अ सुपर की सच दैट नो प्रॉपर सबसेट इज अ सुपर की विद इन अ रिलेशन। ठीक है, तो प्रॉपर सबसेट निकालना आपने सेट थ्योरी में पढ़ा था। तो अगर हम एक कम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स सुपर की में लेकर चल रहे हैं तो वो सुपर की कैंडिडेट की कब होगी, अगर उस सुपर की में से कोई भी प्रॉपर सबसेट निकाला जाए तो वो भी एक सुपर की तरह ही रोल प्ले करेगी। अगर ऐसा है तो हम कहते हैं कि वो कैंडिडेट की है, अदरवाइज वो कैंडिडेट की नहीं है। तो कैंडिडेट की जो है वो दो प्रॉपर्टीज़ को फुलफिल करेगी। फर्स्ट इज़ यूनिकनेस, मीन्स जो भी वैल्यूज़ होंगी एक टपल में, वैल्यू ऑफ के यूनिकली आइडेंटिफाई दैट टपल। तो की हमारी के, हम के से की को डिनोट कर रहे हैं। तो यूनिकनेस प्रॉपर्टी क्या कहती है, इन ईच टपल ऑफ आर द वैल्यूज ऑफ के यूनिकली आइडेंटिफाइज दैट टपल। और इररिड्यूसिबिलिटी भी होनी चाहिए। वो क्या मतलब है उसका, कि नो प्रॉपर सबसेट ऑफ के हैज़ यूनिकनेस प्रॉपर्टी। तो अगर के का कोई प्रॉपर सबसेट निकालें तो वो क्या है, यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं करवा सके, ऐसी प्रॉपर्टी इसमें होनी चाहिए। ठीक है, तो यूनिकनेस होनी चाहिए और इररिड्यूसिबिलिटी होनी चाहिए। तो अगर हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में देखा, मैंने कहा कि ब्रांच नंबर और स्ट्रीट से मेरी एक सुपर की बन रही है। तो ये ब्रांच नंबर और स्ट्रीट के कम्बिनेशन से जो की बनी है वही सुपर की कैंडिडेट की हो सकती है अगर इसका कोई भी प्रॉपर सबसेट निकाला जाए इस की का, तो वो क्या करे, तब भी वो क्या है, यूनिकली आइडेंटिफाई करवा सके। अगर मैंने कहा कि अगर इसका प्रॉपर सबसेट मैंने स्ट्रीट निकाला इस पूरी सुपर की का जिसमें ब्रांच नंबर और स्ट्रीट एट्रीब्यूट्स हैं, तो ये स्ट्रीट क्या है, ये ज़रूरी नहीं है कि यूनिक हो। ब्रांच 005 भी सेम स्ट्रीट में हो सकती है, ब्रांच 007 भी सेम स्ट्रीट में हो सकती है। तो जो स्ट्रीट एट्रीब्यूट है, जो कि एक प्रॉपर सबसेट हमने ले लिया उस सुपर की का, वो क्या है, यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं करवा पा रही हमारी रोज़ को। तो ये स्ट्रीट जो है वो हमारी कैंडिडेट की नहीं होगी। मीन्स हमारी कैंडिडेट की कौन सी होगी, मिनिमल सुपर की। मीन्स जो हमने सुपर की ली है उसमें हमने एक ऐसा प्रॉपर सबसेट फाइंड आउट कर लिया जो कि हमारी हर एक टपल को यूनिकली आइडेंटिफाई करवा सके और वो इररिड्यूसिबल हो। मींस उसके अगर फर्दर सबसेट निकाले जाए तो वो यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं करवा पाए। ठीक है, तो ऐसी सुपर की को हम क्या कह देंगे, कैंडिडेट की कह देंगे। ठीक है, तो अगर हमने अभी कंपोजिट की का एग्जाम्पल लिया था, तो अगर ब्रांच नंबर और स्ट्रीट के में से अगर एक सुपर सेट निकालें ब्रांच नंबर, तो ब्रांच नंबर हमारी एक ऐसी कैंडिडेट की होगी जो कि एक मिनिमल सुपर की को फॉर्म करेगी। मींस वो यूनिकली आइडेंटिफाई करवा सकती है। वेयरएज अगर हम पोस्टल कोड की बात करें तो अगर इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में देखें सेट ऑफ टपल्स के साथ, तब वो यूनिकली आइडेंटिफाई करवा रही है, मगर हम कहते हैं कि पोस्टल कोड सेम हो भी सकता है। तो उस केस में हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि वो सुपर की नहीं होगी, वो कैंडिडेट की नहीं होगी। ठीक है, तो देयर मे बी सेवरल कैंडिडेट कीज फॉर अ रिलेशन। व्हेन ए की कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन एट्रीब्यूट इट इज़ कॉल्ड एज कंपोजिट की। एंड हमने अभी ब्रांच रिलेशन का एग्जाम्पल देखा, तो वहाँ पर हमने कहा कि वैल्यू ऑफ सिटी क्या है, सेवरल ब्रांच ऑफिसेज की वो सेम हो सकती है, वो लंदन वैल्यू हो सकती है। ठीक है, तो जो सिटी एट्रीब्यूट अगर हम लेकर चले तो सिटी एट्रीब्यूट इज़ नॉट अ कैंडिडेट की।
हालांकि वो हमने एक सुपर की का सब प्रॉपर सबसेट निकाला, बट वो क्या है, कैंडिडेट की नहीं होगी। ऑन द अदर हैंड जो अगर हम ब्रांच नंबर अगर सिर्फ निकालें तो वो हमारी कैंडिडेट की हो सकती है। ठीक है। इसी तरह से दूसरे रिलेशंस में आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स हमारे सुपर की को फॉर्म कर सकते हैं, कौन से एट्रीब्यूट हमारी कैंडिडेट की को फॉर्म कर सकते हैं। फिर जो बात आती है दैट इज़ प्राइमरी की। तो प्राइमरी की क्या है? प्राइमरी की इज़ दैट कैंडिडेट की विच इज़ सिलेक्टेड टू आइडेंटिफाई द टपल्स यूनिकली विद इन अ रिलेशन। अब हमारे पास कई सारी कैंडिडेट कीज हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं है हमारे पास एक ही की एट्रीब्यूट हो। ऐसे हमारे पास कई एट्रीब्यूट हो सकते हैं जो यूनिकली आइडेंटिफाई करवा सकें। तो जैसा कि इन्होंने अज्यूम किया कि जो हमारा पोस्टल कोड है वो भी एक कैंडिडेट की हो सकती है इनके एग्जाम्पल टपल्स के अकॉर्डिंग, और ब्रांच नंबर भी एक कैंडिडेट की हो सकती है। तो यहाँ पर हमने आइडेंटिफाई किया कि दो हमारे पास कैंडिडेट कीज़ हैं। इन दो कैंडिडेट कीज़ में से एक को हम चूज़ कर लेते हैं यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए टपल्स को। लाइक आपके स्टूडेंट रिलेशन में रोल नंबर भी एक कैंडिडेट की हो सकता है, रजिस्ट्रेशन नंबर भी एक कैंडिडेट की हो सकता है, पूरा PRN नंबर भी एक कैंडिडेट की हो सकता है। मगर मैं किस एट्रीब्यूट को इन तीनों में से चूज़ कर रही हूँ यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए, हम मोस्ट ऑफ द टाइम रोल नंबर को लेकर चलते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर किसी को नहीं पता किसी का कि क्या है, PRN नंबर नहीं हम याद रख पाते, तो हम किससे यूज़ कर रहे हैं यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए? रोल नंबर को। ठीक है। तो वो कैंडिडेट की हमारी क्या बन जाएगी? प्राइमरी की बन जाएगी। तो कैंडिडेट की दैट इज सिलेक्टेड टू आइडेंटिफाई द टपल्स यूनिकली विद इन अ रिलेशन दैट विल कॉल एज प्राइमरी की। तो अब जो हमारी प्रॉपर्टी हमने स्पेसिफाई की थी कि रिलेशन हैज़ नो डुप्लीकेट टपल्स, इट इज़ ऑलवेज पॉसिबल टू आइडेंटिफाई ईच रो यूनिकली। इसका मीनिंग क्या है कि देयर ऑलवेज हैज़ अ प्राइमरी की। ठीक है। इन वर्स्ट केस द एंटायर सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स कुड सर्व एज अ प्राइमरी की। जब हमारे पास कोई एक ऐसा एट्रीब्यूट एग्जिस्ट ही नहीं करता जो यूनिकली आइडेंटिफाई करवा सके, तो जो हमारे सारे सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स मिलाकर हम क्या बना सकते हैं? एक प्राइमरी की बना सकते हैं जो कि एक कंपोजिट की होगी। ठीक है। मगर अगर हम स्मॉलर सबसेट्स लेकर चले तो वो स्मॉलर सबसेट क्या होना चाहिए? मिनिमल से सुपर की होना चाहिए। तो इसके अलावा जो अब हमने कहा कि कैंडिडेट कीज़ बहुत सारी हो सकती हैं, तो कैंडिडेट कीज़ में से एक को तो चूज़ कर लिया हमने प्राइमरी की के तौर पे, तो जिनको हमने नहीं सिलेक्ट किया उन्हें हम क्या बोल देते हैं? अल्टरनेट कीज़। ठीक है। तो अगर ब्रांच जो हमारी रिलेशन है उसमें से ब्रांच नंबर और पोस्ट कोड हमने दो कैंडिडेट की आइडेंटिफाई की थी, तो अगर ब्रांच नंबर को प्राइमरी की बना दिया, चूज़ कर लिया, तो पोस्ट कोड क्या है? हमारी अल्टरनेट की है। इसी तरह से व्यूइंग रिलेशन में ऊपर दिखाया है कि हमारे पास एक ही कैंडिडेट की है, वो क्या है? क्लाइंट नंबर और प्रॉपर्टी नंबर दो एट्रीब्यूट से मिलकर बनी है, कंपोजिट की है। तो ये दोनों एट्रीब्यूट क्या है? हमारे क्या बनाएंगे? एक प्राइमरी की को फॉर्म करेंगे। फिर बात आती है फॉरेन की। तो फॉरेन की क्या है? फॉरेन की मैंने पहले भी बताया था कि जब हमारे पास रिलेशनल डेटाबेस में हम रिलेशंस के फॉर्म में सारे डेटाबेस को रिप्रेजेंट करते हैं, तो दो या दो से ज़्यादा रिलेशंस के बीच में जो रिलेशन इस्टेब्लिश करने के लिए हम क्या करते हैं? कुछ कॉमन एट्रीब्यूट्स को यूज़ करते हैं। ठीक है। तो वो कॉमन एट्रीब्यूट्स क्या कहलाएंगे? एक की प्राइमरी की होगी, दूसरे की फॉरेन की होगी। तो फॉरेन की क्या है? एन एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स विद इन वन रिलेशन दैट मैचेस द कैंडिडेट की ऑफ अदर रिलेशन। ठीक है। वो सेम भी हो सकती है रिकर्सिव रोल्स के करस्पॉन्डिंग, बट यहाँ पर हम अलग की बात कर रहे हैं एक बार कि एक एट्रीब्यूट या सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं जो कि दो रिलेशन को आपस में मैच करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो एक रिलेशन में एक जो एट्रीब्यूट या सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स जो दूसरे रिलेशन के एट्रीब्यूट से मैच करता होगा वो क्या कहलाएगा? एक टेबल में फॉरेन की कहलाएगा, दूसरे में प्राइमरी की कहलाएगा। ठीक है। तो जैसा कि मैंने एक एग्जाम्पल दिया था कंपनी डेटाबेस का, तो एम्प्लॉय एक रिलेशन थी हमारे पास और दूसरी रिलेशन थी डिपार्टमेंट।
एम्प्लॉय रिलेशन में हमारे पास एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट आईडी, एड्रेस और सैलरी, ये 5 एट्रीब्यूट्स थे। और डिपार्टमेंट टेबल में डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट नेम और डिपार्टमेंट की लोकेशन, ये 3 एट्रीब्यूट थे। तो इन दोनों टेबल्स में डिपार्टमेंट नंबर जो है वो एक कॉमन एट्रीब्यूट है, ठीक है। तो डिपार्टमेंट टेबल में डिपार्टमेंट नंबर क्या है हमारे पास, एक प्राइमरी की है। तो एम्प्लॉय टेबल में वो डिपार्टमेंट नंबर क्या है हमारे, मैच करने के लिए यूज़ कर रहे हैं हम, रिलेशन इस्टेब्लिश करने के लिए यूज़ कर रहे हैं हम, तो वहाँ पर वो क्या है, एक फॉरेन की तरह काम करेगी, ठीक है। तो एम्प्लॉय टेबल की प्राइमरी की एम्प्लॉय नंबर है। एम्प्लॉय टेबल में डिपार्टमेंट नंबर या डिपार्टमेंट आईडी जो भी एट्रीब्यूट हमने लिया है वो क्या कर रहा है, रेफर कर रहा है किसकी वैल्यूज़ को, डिपार्टमेंट टेबल के डिपार्टमेंट नंबर की। मींस डिपार्टमेंट नंबर में जो डिपार्टमेंट्स हम मेंशन करेंगे, एम्प्लॉय टेबल के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो उन्हीं डिपार्टमेंट में से कोई वैल्यू लेगा या नल होगा, ठीक है। अगर हमारा रूल ये है कि हर एम्प्लॉय किसी न किसी डिपार्टमेंट से बिलोंग करेगा तो वो नल नहीं हो सकता। वो क्या, कहाँ से वैल्यू गेन करेगा, जो डिपार्टमेंट नंबर्स डिपार्टमेंट टेबल में होंगे। तो प्राइमरी की डिपार्टमेंट टेबल की डिपार्टमेंट नंबर है, वो फॉरेन की तरह काम करेगी किस टेबल में, एम्प्लॉय टेबल में, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पर भी है, हमारे पास ब्रांच नंबर जो है वो हमारे 2 टेबल्स में है, ब्रांच और स्टाफ में, ठीक है। तो ब्रांच रिलेशन के अंदर जो ब्रांच नंबर है वो प्राइमरी की है, और स्टाफ रिलेशन में जो ब्रांच नंबर है वो क्या कर रहा है, स्टाफ जो है उसे कौन सी ब्रांच से वो बिलोंग करता है उसको मैच करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो ब्रांच नंबर स्टाफ में किसकी तरह काम करेगा, फॉरेन की तरह काम करेगा। तो इन द स्टाफ रिलेशन branch number is a foreign key. We can say that the attribute branch number in the staff relation targets the primary key attribute branch number in the home relation, that is branch relation, ठीक है। This common attribute play an important role in performing data manipulation. तो बेसिकली पेपर में आपसे नोट टाइप में पूछ लेते हैं कि की कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, या फिर write a short note on primary key or foreign key with examples, or what is the difference between minimal super key और super key, ठीक है। तो मिनिमल सुपर की कैंडिडेट की को ही बोल देते हैं, ठीक है। और सुपर अल्टरनेट की क्या है, प्राइमरी की क्या है, इनके बारे में पेपर में जनरली पूछ लेते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो करेंगे इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट्स के बारे में। तो अभी तक जो हमने कीज़ के बारे में पढ़ा, तो पीछे हमने कंसेप्चुअल मॉडलिंग का भी कंसेप्ट पढ़ा था। तो उसमें हमारा कंसेप्चुअल मॉडलिंग करते टाइम हम यही आइडेंटिफाई करते थे सबसे पहले कि हमारी जो एंटिटीज़ क्या हैं उनको आइडेंटिफाई करना, उनके एट्रीब्यूट्स को आइडेंटिफाई करना, उनमें कीज़ जो एट्रीब्यूट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना। तो ये हमारा एग्जाम्पल रिलेशनल डाटाबेस स्कीमा है, जिसमें ये हमारे पास 7 रिलेशंस हैं, और जो ये अंडरलाइंड एट्रीब्यूट है, ये सारे सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं, और अंडरलाइन वाला हमारा प्राइमरी की एट्रीब्यूट है, ठीक है। तो कंसेप्चुअल मॉडलिंग हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं वो है इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट्स के बारे में। इंटीग्रिटी क्या होता है, हम बार बार टर्म बोलते हैं इंटीग्रिटी। तो इंटीग्रिटी बेसिकली एक्यूरेसी ऑफ डाटा से रिलेट करती है। हमने पहले भी बताया कि जो डाटाबेस अप्रोच है वो डाटा की कंसिस्टेंसी को इंश्योर करने में हेल्प करती है, डाटा की इंटीग्रिटी को इंश्योर करने में हेल्प करती है। तो हमने बेनिफिट्स में वेरी फर्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस किया था कि जो हमारे डाटा की इंटीग्रिटी डाटाबेस अप्रोच में बहुत अच्छे से इंश्योर होती है रादर दैन हमारी ट्रेडिशनल फाइल बेस्ड अप्रोच के कंपैरिजन में। तो डाटाबेस की इंटीग्रिटी से हमारा मतलब है कि जो हमारा डाटाबेस के अंदर डाटा स्टोर्ड है वो हमारा कंसिस्टेंट होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, ठीक है। कंसिस्टेंट होगा ठीक है, बट वो डाटा एक्यूरेट भी होना चाहिए। लाइक मैंने ब्लड ग्रुप का पहले भी एग्जांपल दिया था कि ब्लड ग्रुप क्या है, अगर 2 स्टूडेंट की 4 जगह इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है और ब्लड ग्रुप की इंफॉर्मेशन उसमें स्टोर्ड है, तो अगर वो 4 जगह इंफॉर्मेशंस
सारी सेम है, मैचिंग है, तो हम कहते हैं कि वो कंसिस्टेंट है। बट अगर मैंने कहा कि ब्लड ग्रुप जेड था, तो वो 4 जगह पे जेड तो ब्लड ग्रुप लिखा हुआ है, क्या वो ब्लड ग्रुप जेड हो सकता है? तो जेड तो कोई ब्लड ग्रुप नहीं होता, तो वो डाटा क्या है, करेक्ट नहीं है, एक्यूरेट नहीं है। तो उसका जो एक्चुअल स्टूडेंट का ब्लड ग्रुप होगा वही चारों जगह पे स्टोर्ड होना चाहिए, जो कि हमारे कितने कॉम्बिनेशन है ए बी और ओ में से होना चाहिए। ठीक है, तो हम कहते हैं कि इन इस तरह की जो हमारी डाटा की एक्यूरेसी को इंश्योर करना, उसके लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट्स को अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। तो कॉन्स्ट्रेंट्स मैंने पहले भी बताया था कि हम कुछ रिस्ट्रिक्शंस, कुछ रूल्स अप्लाई कर देते हैं डाटा पे, ताकि डाटाबेस की जो इंटीग्रिटी है वो क्या है, इंश्योर हो सके। इसलिए हम इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट्स को अप्लाई करते हैं। तो इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट्स में हमने अभी शुरू वाले लेक्चर्स में रिलेशनल मॉडल के पढ़ा कि डोमेन कॉन्स्ट्रेंट्स क्या होते हैं। डोमेन कॉन्स्ट्रेंट में हमने पढ़ा था कि हर एक एट्रीब्यूट क्या है, अपनी जो स्पेसिफाइड डोमेन है उसी में से सेट ऑफ वैल्यूज़ में से ही अपनी एक वैल्यू अटेन करेगा। उसमें कोई वैल्यू जो भी स्टोर होगी वो उसकी पर्टिकुलर एसोसिएटेड डोमेन में से ही आनी चाहिए। लाइक मैंने कहा कि डिपार्टमेंट्स जो हैं वो यहाँ पर कौन कौन से हो सकते हैं, BCA जो डिपार्टमेंट नेम है, BCA, BSc, MA, BA, BCom। ठीक है, अगर मैं कह दूँ कि यहाँ पर बीटेक डिपार्टमेंट नेम है, तो डिपार्टमेंट नेम बीटेक नहीं है, क्योंकि मैंने कॉन्स्ट्रेंट अप्लाई कर दिया, रूल अप्लाई कर दिया कि यहाँ इस डिपार्टमेंट नेम एट्रीब्यूट में इन्हीं 5 वैल्यूज़ में से ही वैल्यू आएंगी। तो वो क्या है, हमने एक डोमेन कॉन्स्ट्रेंट स्पेसिफाई कर दिया। अगर इन 5 वैल्यूज़ में से कोई और डिपार्टमेंट हम स्पेसिफाई करने की कोशिश करेंगे तो वो क्या वायलेशन किसका हो जाएगा, डोमेन कॉन्स्ट्रेंट का। हमारे पास एरर आ जाएगा और वो डाटा हमारे डाटाबेस में स्टोर नहीं होगा। ठीक है, तो एक तो डोमेन कॉन्स्ट्रेंट हमने पढ़ा था। फिर जो 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स हैं वो क्या है, फर्स्ट इज एंटिटी इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट एंड सेकंड वन इज रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं और क्या इनका रोल है। तो डेटाबेस की एक्यूरेसी को इंश्योर करने के लिए इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स हम अप्लाई करते हैं। दीज आर सम रिस्ट्रिक्शंस टू इंश्योर द इंटीग्रिटी ऑफ द डाटा स्टोर्ड इन द डेटाबेस। और बेसिकली हम जो 2 प्रिंसिपल रूल्स पढ़ते हैं, एंटिटी इंटीग्रिटी और रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। एंटिटी इंटीग्रिटी को पढ़ने से पहले हम समझ लेते हैं नल का कॉन्सेप्ट। तो जब भी हम नल की बात करेंगे तो नल जो वैल्यू है वो एक एट्रीब्यूट की ऐसी वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है जो हमें या तो पता नहीं है या हम पे एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, तो जब भी कोई किसी पर्टिकुलर कॉलम की वैल्यू हम पे एप्लीकेबल नहीं होती तो हम NA लिख देते हैं, नॉट एप्लीकेबल, या हमें पता नहीं है करंटली हम पे एप्लीकेबल है या नहीं, हमें उसका जो वैल्यू है क्या होनी चाहिए वो पता नहीं है, तो उस केस में हम उस एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या रख सकते हैं, नल। ठीक है, तो नल क्या है, लॉजिकली इसका मीनिंग क्या है, अननोन। तो अननोन वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए हम टर्म यूज़ करते हैं नल। ठीक है, या फिर एब्सेंस ऑफ वैल्यू को स्पेसिफाई करने के लिए हम नल यूज़ करते हैं। तो अगर मैंने कहा नॉट नल, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे जो उस एट्रीब्यूट की वैल्यू है वो नल नहीं हो सकती, वो कुछ प्री डिफाइंड सेट ऑफ जो वैल्यूज़ हैं डोमेन में उनमें से ही होनी चाहिए। ठीक है, तो एंटिटी इंटीग्रिटी सबसे पहला रूल है, एंटिटी इंटीग्रिटी। ये रूल क्या स्पेसिफाई करता है, द फर्स्ट इंटीग्रिटी रूल अप्लाइज टू द प्राइमरी की ऑफ द बेस रिलेशन। तो एंटिटी इंटीग्रिटी क्या कहता है, इन अ बेस रिलेशन नो एट्रीब्यूट ऑफ प्राइमरी की कैन बी नल। तो अभी हमने प्राइमरी की के बारे में समझा। तो प्राइमरी की क्या है, जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके हर एक टपल को दूसरी टपल से। तो एंटिटी इंटीग्रिटी क्या कहती है कि जो प्राइमरी की एट्रीब्यूट होगा किसी भी टपल का, उसमें कोई भी नल वैल्यू नहीं आ सकती, कि उसमें कभी भी कोई वैल्यू नल नहीं आ सकती। अगर हम उस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट में कोई नल वैल्यू स्टोर करने की कोशिश करेंगे तो वो हमारी एंटिटी इंटीग्रिटी की वायलेशन हो जाएगी। ठीक है, तो बाय डेफिनेशन अ प्राइमरी की इज मिनिमल आइडेंटिफायर दैट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द टपल्स यूनिकली। This means that no subset of primary key is sufficient to provide unique identification of tuples.
ठीक है, तो अगर उस प्राइमरी की का कोई सबसेट निकाल लें हम, तो वो क्या है, यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा हमारी टपल्स को। ये इसकी डेफिनेशन कहती है। तो ब्रांच नंबर प्राइमरी की हमने पीछे रिलेशन ब्रांच का स्पेसिफाई किया था, तो कोई भी ब्रांच नंबर है वो नल नहीं हो सकता अकॉर्डिंग टू एंटिटी इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट। ठीक है, फिर बात आती है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट की। तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट क्या कहता है, दिस अप्लाइज टू द फॉरेन कीज। तो फॉरेन की का कंसेप्ट हमने अभी डिस्कस किया इसी लेक्चर में। तो जो सेकंड इंटीग्रिटी है वो फॉरेन कीज के साथ एप्लीकेबल होगी, इम्प्लीमेंट होगी। वो कैसे होगी, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या कहता है, इफ़ ए फॉरेन की एग्जिस्ट इन अ रिलेशन, either the foreign key value must match a candidate key value of some tuple in the home relation or foreign key वैल्यू मस्ट बी होली नल। तो मैंने पीछे भी एग्जाम्पल में आपको बताया था जब फॉरेन की समझा रही थी कि अगर मैंने डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय रिलेशन में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश की विद द हेल्प ऑफ डिपार्टमेंट नंबर, तो हम क्या कर रहे हैं, जो डिपार्टमेंट आईडी या डिपार्टमेंट नंबर डिपार्टमेंट टेबल में से लिया था वो क्या है, प्राइमरी की है डिपार्टमेंट टेबल की। एम्प्लॉय टेबल में डिपार्टमेंट नंबर किसे स्पेसिफाई कर रहा है, फॉरेन की को। ठीक है, तो जो एम्प्लॉय टेबल में डिपार्टमेंट आईडी जो फॉरेन की है वो अपनी वैल्यू कहाँ से लेगा, आइदर फ्रॉम द कैंडिडेट की वैल्यू ऑफ सम टपल इन इट्स होम रिलेशन। तो इसकी होम रिलेशन क्या है, हमारी डिपार्टमेंट टेबल जहाँ से ये बिलोंग कर रही है। ठीक है, जिसके लिए ये फॉरेन की है, और या तो उसमें से लेगा या उसकी वैल्यू क्या है, कंप्लीटली नल होगी। तो ये चीज़ कौन बता रहा है हमें, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट बता रहा है। तो जैसा कि यहाँ पर फिर से एक एग्जांपल में गिवन है कि ब्रांच नंबर जो स्टाफ रिलेशन का हमने पीछे एग्जांपल में देखा था वो फॉरेन की है, वो टारगेट किसे कर रही है, ब्रांच नंबर एट्रीब्यूट ऑफ होम रिलेशन, कौन सा, ब्रांच रिलेशन का। तो इट शुड नॉट बी पॉसिबल टू क्रिएट ए स्टाफ रिकॉर्ड विद द ब्रांच नंबर B025। क्यों, क्योंकि B025 नाम की जो हमारी ब्रांच है, अगर उस ब्रांच नंबर से रिलेट करता कोई रिकॉर्ड हमारी ब्रांच रिलेशन में एग्जिस्ट नहीं करता, तो हम B025 का जो ब्रांच नंबर के साथ स्टाफ रिकॉर्ड है जो वो मेंटेन नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमने कहा कि यहाँ पर क्या है, ये हमारा ब्रांच है, ये हमारा स्टाफ है। तो अगर मैं यहाँ पर ब्रांच आईडी B025 लिख दूँ, अगर यहाँ पर एक स्टाफ रिकॉर्ड इंसर्ट कर दूँ जिसकी ब्रांच नंबर लिख दिया B025, तो यहाँ पर ये B025 से रिलेट करता हुआ स्टाफ रिकॉर्ड नहीं आ सकता, क्योंकि B025 नाम की कोई ब्रांच यहाँ पर होम रिलेशन ब्रांच में एग्जिस्ट नहीं करती। अगर यहाँ पर एग्जिस्ट करती तो हम यहाँ पर ले सकते थे। ठीक है, तो आपने इसमें देखा कि B5 B3 B3 B7 B3 B5, तो 357 ये जो तीनों ब्रांच नंबर यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए यहाँ पर इसका ब्रांच नंबर का रेफरेंस आ सकता है। अगर यहाँ पर कोई और ब्रांच नहीं है, लाइक B025 मैंने एग्जाम्पल लिखा और यहाँ पर हम उसका रिकॉर्ड डाल रहे हैं, तो हम ये नहीं रख सकते अकॉर्डिंग टू रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट। ठीक है, तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट हमें हमारे जो डेटाबेस की इंटीग्रिटी है उसे मेंटेन करने में हमारी हेल्प कर रही है। वो कैसे कर रही है, या तो वो वैल्यू नल होगी या उन सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज़ में से ही होगी जो हमारी होम रिलेशन में स्टोर्ड है। ठीक है, तो इस तरह से जो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट भी हमारी जो डेटाबेस की इंटीग्रिटी को इंश्योर करने में, सेटिस्फाई करने में हमारी हेल्प कर रहा है। तो दो तरह के इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट्स हमने पढ़े अभी, एंटिटी इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट और रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट। इसके अलावा कुछ जनरल कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं, वो जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसने उस डेटाबेस की जो इंटीग्रिटी को इंश्योर करवाना है, तो वो अपने कुछ बिजनेस रूल्स के हिसाब से भी कुछ रूल्स स्पेसिफाई कर सकती है, जिन्हें हम क्या कह देते हैं, एडिशनल रूल्स या जनरल कॉन्स्ट्रेंट्स बोल देते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट्स। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंट लिसनिंग।